नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। सबसे पहले बात किसानों की, जो सरकार के साथ 4 दौर की बातचीत नाकाम होने के बाद एक बार फिर दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली मार्च को स्थगित करने का ऐलान किया है और इस बीच वो अपनी रणनीति नए सिरे से तय करेंगे कि आखिरकार आगे कैसे बढ़ना है। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए भी तैयार है। ऐसे में आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान संगठनों, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने आज कहा कि सरकार लिखित तौर पर बताए कि वो 5वें दौर में सभी फसलों की एमएसपी पर बात करेगी, तभी आगे कोई भी फैसला किया जाएगा। किसान चाहते हैं कि सरकार इस बात का ऐलान करे कि अगली दौर की बातचीत जब भी होगी उसमें एमएसपी पर फोकस किया जाएगा। इस बीच किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए आज भी पूरे इंतजाम थे। दिल्ली की सीमाएं तो सील है ही। पंजाब से आने वाले किसानों को 8 फरवरी से ही पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर और एक दूसरा बॉर्डर है जिसका नाम खनौरी बॉर्डर है, उससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने यह बॉर्डर सील किए हुए हैं। आज शंभू बॉर्डर से ज्यादा हलचल खनौरी बॉर्डर पर रही। जब मैं हलचल कह रहा हूं तो इन दोनों पक्षों के बीच में आज काफी ज्यादा झड़पें हुई, क्योंकि खनौरी से आई हैं। आंसू गैस के गोले चढ़े हैं, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। यहां पुलिस और किसानों के बीच आज काफी संघर्ष की स्थिति देखने में आई। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों में से एक युवक शुभकरण सिंह की मौत की खबर भी आई है। ये युवक 21 साल का था। किसान इस युवक को कंधे पर रखकर अस्पताल ले जाते हुए तस्वीरों में दिखाई भी दिए। ये युवक बताया जा रहा है कि भटिंडा का रहने वाला था। हरियाणा में कल किसान संगठन इस युवक की मौत के विरोध में रास्ता रोको आंदोलन भी करेंगे। किसानों के मुताबिक खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई में कई और किसान भी घायल हुए हैं। उधर हरियाणा पुलिस ने आरोप लगाया कि कुछ किसान प्रदर्शनकारियों ने खनौरी बॉर्डर पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का चारों तरफ से घेराव किया और पुलिस पर पथराव किया। गंडासे से हमला किया गया, जिससे लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं हालात को बिगाड़ने का। पुलिस से या किस तरीके से कोई शैल वजह है वो पता करेंगे जाकर। वो शहीद हो गया। अगर हमारा एक बच्चा शहीद हो गया, ऐसे हालात में बैठक करना मुझे उचित नहीं लग रहा। अब जाएंगे दिल्ली की तरफ सभी लोग? नहीं, दिल्ली की तरफ जाने का बाद में अभी फैसला लेंगे। पहले हमारी जिम्मेदारी उस बच्चे को संभालना है जो इस दुनिया से जा चुका है। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से यह अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह अपील करती है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें और शांति बनाए रखें। धन्यवाद। किसानों ने पुलिस पर इल्जाम लगाया। किसानों ने यह भी कहा कि हरियाणा पुलिस और उसके जवान और पैरामिलिट्री के जवान पंजाब के अंदर घुसकर इन पर वार कर रहे थे, इनके लोगों को निशाना बना रहे थे। हालांकि इस बात से इनकार हरियाणा पुलिस कर रही है। उधर शंभू बॉर्डर पर आज भी किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी। किसान अपने ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियों को लेकर शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मॉडिफाइड ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों को जमा न होने देने की मांग को लेकर हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी चली गई। सरकार ने कहा कि यह कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है और कोर्ट पंजाब सरकार से उन्हें रोकने के लिए कहे। हरियाणा सरकार ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी की है। हालांकि कल ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसान संगठन ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर सड़कों पर न उतरें, ये मोटर वाहन कानून का उल्लंघन है। हालांकि पंजाब सरकार का कहना है कि उसे कोर्ट का ऐसा कोई आदेश अब तक नहीं मिला है। इस बीच पंजाब सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वो किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रही है।
लेकिन पंजाब सरकार ने इसे पूरी तरीके से गलत करार दिया है। आज शाम को जो किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शरवण सिंह पंधेर ने पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लिया कि वो लोगों को यहाँ तक यानी बॉर्डर तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं और अगर पंजाब सरकार ऐसा करती है तो उनका भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब सरकार ने इस बीच में दावा किया है कि हरियाणा पुलिस की ओर से आंसू गैस, रबर की गोलियां, ड्रोन और पुलिस की ताकत के इस्तेमाल से अब तक 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने इसके बावजूद कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया है और पूरी जिम्मेदारी से उसे संभाले हुए है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 14,000 से ज्यादा लोग 1200 ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और अन्य वाहनों को लेकर अब जमा हो चुके हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और राज्य सरकार से कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद ही पंजाब सरकार का जवाब आया। पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि किसानों के प्रदर्शन से ज्यादा संवेदनशीलता से निपटा जाए क्योंकि पंजाब एक सीमावर्ती भी राज्य है। पंजाब सरकार ने यह भी जोर दिया कि उसने अभी तक की वार्ता में अहम भूमिका निभाई है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान केंद्र सरकार की किसान दिल्ली आना चाहते हैं, सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और सरकार नहीं चाहती कि किसान इस भीड़ में इस तरीके से, जहां पर हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, वो लेकर दिल्ली की ओर इस तरीके से कूच करें। इसीलिए सरकार चंडीगढ़ जाकर अपने प्रतिनिधियों के जरिए किसानों से बातचीत कर रही है। इस बीच आंदोलन में शामिल किसान मजदूर मोर्चा के नेता शरवण सिंह पंधेर ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बर्बरता कर रही है, जबकि किसान यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि किसान संगठन अगले 2 दिन तक दिल्ली कूच अब नहीं करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि सरकार औपचारिक तौर पर बताए कि 5वें दौर में सभी फसलों की एमएसपी पर बातचीत के लिए वो तैयार है। ये ऐलान करे सरकार। जिस बर्बरता से ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा हैं। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है। और उसके बाद जब हमसे सरकार ने वार्ता की और वार्ता में मसला क्या था, हम बोल रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ट्वीट करे कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून का मसला हल करने के लिए अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है 2 दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे। जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। हालात किसान के बीच और सरकार के बीच दिन पर अब चिंताजनक होते जा रहे हैं। इससे पहले किसान संगठनों के सबसे बड़े मोर्चे संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के साथ बातचीत की हिमायत की है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ही 2020-21 में साल भर का जो किसान आंदोलन चला था और इस बार वो किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक को समर्थन दे रहा है, लेकिन सीधे तौर पर वो आंदोलन में नहीं उतरे। संयुक्त किसान मोर्चा के बयान में कहा गया कि किसान संगठनों को सरकार के साथ बातचीत के जरिए ही गतिरोध को सुलझाना चाहिए। मोर्चा ने आज किसानों की मांगों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी किए। इससे पहले कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज एक बार फिर किसानों से अपील की कि वार्ता ही एकमात्र समाधान है। सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। चर्चा हो इसके लिए मैंने आमंत्रित किया है और निवेदन किया है कि शांति बनाए रखे, संयमित ढंग से हम इसका हल निकालें और सबके लिए बेहतर कैसे हो ये हम सुनिश्चित करें।
दरअसल दिल्ली कूच पर अड़े किसान संगठन अपनी जिन 12 मांगों को मनाने का दबाव बना रहे हैं, उनमें सबसे पहली और बड़ी मांग है कि सभी 23 फसलों पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग है। किसानों की इन मांगों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले आपके लिए आसान शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग हमको पूछते रहते हैं कि ये एमएसपी को लेकर बहस क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिर होता क्या है, जिसके आसपास ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वो न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है। ये कीमत क्या होगी, ये इस बात पर तय करता है कि उत्पादन की लागत किस तरीके से तय की जा रही है। लागत तय करने के 3 फॉर्मूले हैं जो हम अब आपको बता रहे हैं। सरकार साल में 2 बार यानी एक बार खरीफ की फसल और एक बार रबी की फसल के दौरान 23 फसलों पर एमएसपी का ऐलान करती है। सरकार फिलहाल इन 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ऐलान करती है। इनमें 7 अनाज हैं। जो अनाज हैं वो हैं धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी और मक्का। इसके अलावा 5 किस्म की दालें हैं जिसका एमएसपी सरकार तय करती है। अरहर की दाल यानी तुअर की दाल, चना, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन हैं जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तोरिया, तिल, सूरजमुखी बीज, कुसुम बीज यानी सनफ्लावर सीड्स और रामतल बीज यानी नाइगर सीड्स। 4 अन्य फसलों के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सरकार तय करती है और ये हैं कच्चा कपास, कच्चा जूट, नारियल और गन्ना। सरकार की ओर से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पर खरीद की केंद्रीय एजेंसी है और राज्य की सरकारी खरीद एजेंसियों के साथ मिलकर एमएसपी पर फसलों की खरीद किसानों से की जाती है। हालांकि यह अलग बात है कि किसानों की शिकायत रही है कि उनकी फसल को एमएसपी पर खरीद के समय अलग अलग बहानों से खारिज भी कर दिया जाता है। जो बिचौलिए होते हैं वो किसानों को तंग करते हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको देने की बजाय कम दामों में उनसे उनकी फसल खरीदने का दबाव डाला जाता है, ये कहते हुए कि फसल अच्छी नहीं है, फसल खराब है, दाना पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से किसानों को, इसीलिए किसान गारंटी मनी की बात कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं। किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि एमएसपी को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से ही तय किया जाए। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है आपको बता दें। एमएस स्वामीनाथन देश और दुनिया के एक जाने माने कृषि वैज्ञानिक रहे जो देश में 70 और 80 के दशक में हुई हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में उस हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। करीब 20 साल पहले नवंबर 2004 में तत्कालीन सरकार ने किसानों पर एक राष्ट्रीय आयोग बनाया था जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर स्वामीनाथन थे। इसी वजह से उस आयोग को स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। उस आयोग ने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 तक करीब 2000 पन्नों में 5 रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इन रिपोर्ट में खेती और किसानों की दशा सुधारने से जुड़ी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी। इन सिफारिशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने से जुड़ी सिफारिश भी थी जिसे किसान लागू करने की अब मांग कर रहे हैं। हालांकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में एमएसपी की कानूनी गारंटी की सिफारिश नहीं थी। एमएस स्वामीनाथन को इस बार मोदी सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान भी किया है। किसानों का मानना है कि यह ऐलान काफी नहीं है, उनकी सिफारिशों पर भी सरकार अमल करे। 2021-22 में साल भर चले किसान आंदोलन में भी यही प्रमुख मांग थी कि एमएसपी को पर गारंटी सरकार पैसा दे। इस बार भी किसानों की सबसे बड़ी मांग और पहली मांग यही है। अब बात करते हैं कि सरकार एमएसपी तय कैसे करती है, क्या है वो फॉर्मूला। सरकार का एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसकी सिफारिश पर ही सरकार हर साल एमएसपी तय करती है। एमएसपी तय करने के 3 मुख्य फॉर्मूले हैं। बहुत आसान सी बात है, आसान से समझ जाएंगे आप। पहला फॉर्मूला है जिसको कहा जाता है A2। इसमें किसी खास फसल के उत्पादन में किसान की लागत का आकलन किया जाता है। किसान की लागत आंकने के लिए बीज की कीमत, खाद की कीमत, कीटनाशक, लीज पर ली गई जमीन, मजदूरी की लागत, मशीनरी और ईंधन की कुल लागत देखी जाती है। दूसरा फॉर्मूला होता है एमएसपी तय करने का, वो है A2+FL। इसमें फसल पर किसान की लागत और उसके परिवार की मजदूरी की कीमत भी तय की जाती है। बहुत से किसान अपने परिवार के साथ खेती करते हैं, उनकी मेहनत को भी इसमें आंका गया है।
अमूमन किसान खेतों में अपने पूरे परिवार के साथ मेहनत करते हैं। इस लागत में उनके परिवार की मेहनत को भी शामिल किया गया है। तीसरा फॉर्मूला है C2। यह व्यापक लागत है। इसमें A2 प्लस FL यानी जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला था वो तो होता ही है, साथ ही इसमें अपनी जमीन के किराए की कीमत भी शामिल की जाती है। इसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल यानी अचल पूंजी पर ब्याज और लीज पर ली गई जमीन का किराया भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि MSP देश भर में उत्पादन की औसत लागत C2 से कम 50% ज्यादा दिया जाए, यानी 1.5 गुना ज्यादा दिया जाए। यानी अगर उत्पादन लागत किसी फसल की 100 रुपए की है तो MSP की कीमत कम से कम 150 रुपए होनी चाहिए। ध्यान रखिए, स्वामीनाथन आयोग ने C2 के कम से कम 1.5 गुना की सिफारिश की, लेकिन सरकार MSP के लिए लागत C2 नहीं बल्कि A2 प्लस FL को मानती है और उसके अखिल भारतीय औसत से 1.5 गुना देती है। यानी आसान भाषा में फिर कहा जाए तो स्वामीनाथन आयोग ने MSP तय करने के लिए C2 के 1.5 गुना लागत की सिफारिश की थी और सरकार A2 प्लस FL का 1.5 गुना के आधार पर MSP तय करती है। किसान चाहते हैं कि MSP तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए, लेकिन यह फिर ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी है कि स्वामीनाथन आयोग ने MSP की गारंटी की बात नहीं कही थी। और अब आते हैं किसानों की 12 मांगे क्या हैं जिसके लिए यह आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है। किसानों की सबसे प्रमुख मांग है कि सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी का कानून बने। यानी अगर सरकार दाम तय कर देती है कि किसान से 1 क्विंटल गेहूं फॉर एग्जांपल 1200 रुपये खरीदेगी तो 1200 रुपये उसको मिलने ही चाहिए, फिर बीच में कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाए। किसानों और खेतिहर मजदूरों के कर्ज पूरी तरीके से माफ किया जाए, ये दूसरी बड़ी डिमांड है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू किया जाए, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित मंजूरी लेने और कलेक्टर के रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजे का प्रावधान है। अक्टूबर 2021 के लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सजा दिलाई जाए। आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कैसे गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO से अपना नाम वापस ले और सभी व्यापार समझौतों को रद्द कर दे। किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन देने का इंतजाम भी सरकार करे। किसानों की एक और मांग है कि 2020-21 के कृषि आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, बिजली संशोधन बिल जो 2020 का उसको रद्द किया जाए। किसान ये भी चाहते हैं कि मनरेगा योजना के तहत 100 के बजाय 200 दिन का रोजगार दिया जाए, जिसमें दैनिक मजदूरी 700 रुपए हो और मनरेगा स्कीम को खेती से सीधे तौर पर जोड़ा जाए। नकली बीज, नकली कीटनाशक, नकली खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी किसान चाहते हैं। बीजों की गुणवत्ता सुधारी जाए। मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयोग भी बनाया जाए, ये भी किसान चाहते हैं। यानी किसान सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, किसान पूरे देश की तरफ से बात कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन पर वहां के परंपरागत स्थानीय लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए जाए। इस मसले का हल कैसे निकलेगा, ये बहुत ही बड़ा और टेढ़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कृषि अर्थशास्त्री और जाने माने चेहरे देवेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, NDTV इंडिया से बात करने के लिए। सरकार के मुताबिक जैसा हम सब जानते हैं, सभी 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी देना संभव नहीं है। इसका देश के खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपका तर्क क्या है? सरकार के इस तर्क से आप कितने सहमत या असहमत हैं? 23 फसलों पर MSP को कानूनी अधिकार देना बिल्कुल वाजिब है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से, इतने दशकों से जो किसान की जो इकोनॉमिक हालात हैं, जिसके करके हम जानते हैं कि खेती में एक गंभीर संकट है, उससे उसको निकालना बहुत जरूरी है। और उसका एक रास्ता जो है, जिसकी शुरुआत हम करें तो उससे बहुत असर पड़ेगा, वो है कि 23 फसलों पे एक कानूनी अधिकार दिया जाए।
बहुत से लोग ये कहते हैं कि इससे 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा या बर्डन, नुकसान तो नहीं बर्डन आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। ये वही सोच है या वही थिंकिंग है, जब मनरेगा आया था तब भी यही बातें हमने सुनी थी कि साहब इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, कैसे हम ये देंगे, ये पैसा व्यर्थ जाएगा, ये खड्डा भरना और खड्डा खोदना ही काम रहेगा। ये सब बातें उस समय हुई थी, लेकिन आज देश जानता है कि मनरेगा का कितना बड़ा रोल है देश की इकोनॉमी को स्थिर करने में। उसके बाद और या उसके साथ ही आपको याद होगा जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया था, तब भी हमने देखा कि यही एक तरह का एक आउटपोरिंग हुआ था कि साहब क्या होगा, देश में पैसा नहीं है, हम इतनी जनसंख्या को मुफ्त में खाना या सस्ता खाना कैसे खिलाएंगे। उस समय हम जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में तकरीबन 67% पॉपुलेशन को जो सस्ता राशन मिलने की बात थी, तब भी यही बातें की गई थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि सस्ता राशन ही नहीं, हम तो उसको फ्री राशन भी उसके अलावा दे पा रहे हैं। आई थिंक फॉर विच वी नीड टू थैंक आवर फार्मर्स। अभी हमने हाल में देखा है कि बहुत सारे अध्ययन ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि अधिक से अधिक 1.5 लाख या 2 लाख का अतिरिक्त बर्डन पड़ेगा अगर हम एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाते हैं। और एक अध्ययन ये भी आया है जो कहता है, क्रिसिल का अध्ययन है, और क्रिसिल आप जानते हैं कि रेटिंग एजेंसी है, उनका अध्ययन कहता है कि 21,000 करोड़ रुपए का मात्र खर्चा आएगा सालाना। और हम लोग ये कह रहे हैं कि डराया जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का होगा। वो बेसिकली फियर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए ऐसी टर्म्स को उछाला जाता है। लेकिन अब जैसा कि मनरेगा में हुआ था, जैसा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हुआ था, मुझे लगता है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार देने से, ये सब बातों को इग्नोर करके अगर हम एमएसपी को कानूनी अधिकार देते हैं तो हम देखेंगे कि भारत के किसानों को एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई ताकत मिलेगी, और जो इकोनॉमिक उनका एक कम से कम एक लेवल बढ़ना है वो उसी के माध्यम से हो सकता है। और भी स्टेप्स लेने होंगे, वो बाद में आएंगे, लेकिन पहले एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाना बहुत ही अनिवार्य है इस समय पर। तबकि जबकि हम जानते हैं कि किसान की जो औसतन आय है किसान परिवार की, वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड है, बल्कि मनरेगा से कम किसान की आज अगर आय है तो हमें लगता है एज ए नेशन हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसान को उस गंभीर संकट से कैसे बाहर निकालें। शर्मा जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, लेकिन सरकार का भी तर्क है कि वो बहुत सी जनकल्याण की योजनाएं चलाती है, उस पर उसके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, और वो अलग अलग सबके लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, दलितों के लिए है। ऐसे में सिर्फ किसानों की शर्तें मान ली जाएं तो सरकार के पास अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। किसानों की दूसरी बड़ी मांग ये है शर्मा जी कि जो कर्ज हैं किसानों पर और मजदूरों पर, उसको पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या ये संभव है? पहले आप कर्ज लें, कर्ज लौटा ना पाएं, और फिर कर्ज को माफ़ी करने की बात करें, क्या ये संभव है? क्यों नहीं हो सकता? ये क्या कारण है इस देश में कि जब भी कॉर्पोरेट के कर्जे माफ करने होते हैं तो कोई सवाल नहीं पूछा जाता। मुझे याद है जब जब हम पिछली बार जब किसानों के कर्जे माफ हुए तो टेलीविजन पे डिबेट होती थी कि वेव दी वेवर, ये पैसा अनुकूल है नहीं है, इसको व्यर्थ करना, वेस्ट करना, ये सब बातें हुई कि ये पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर हमने ये किसानों का कर्जा माफ किया। और लेकिन जब कॉर्पोरेट का कर्जा माफ करना होता है, मैंने कभी नहीं डिबेट सुनी टीवी पे कि भाई ये कर्जा जो है ये माफ ना किया जाए। कॉर्पोरेट का पिछले 10 सालों में तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा चुका है। इसको हम ना भूलें कि ये तो एक जो माफी हुई है कर्जे की कॉर्पोरेट की कितनी बड़ी है, कितनी रकम बड़ी है, उसकी कभी चर्चा नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि एक कैटेगरी है विलफुल डिफॉल्टर, यानी ये वो लोग हैं जो कर्जा लेते हैं, नहीं वापस करते हैं और फिर वो कहते हैं कि कर लो, मेरा क्या करना है। तो इसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली देखिए क्या किया है कि बैंक्स को कहा कि कॉम्प्रोमाइज करिए और उनको अगर साल में इनकी जरूरत है इसको दोबारा कर्जा भी दे दीजिए। और ये कितना अमाउंट है? तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का ये जो एक तरह का जो राइट ऑफ ही कह लीजिए जो विलफुल डिफॉल्टर को दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि सितंबर 2019 से हमने जो टैक्स कट दिए हैं कॉर्पोरेट्स को, वो तकरीबन 1.5 लाख यानी 1.5 लाख करोड़ के आसपास हर साल के टैक्स कट्स दिए गए हैं, 1.45 लाख करोड़ टू बी एग्जैक्ट। और अभी तक मेरा मानना है कि जब से शुरुआत हुई है तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपया उनको जो एडवांटेज हुआ है कॉर्पोरेट्स को, तब तो किसी ने नहीं बोला आज तक कि साहब ये पैसा कहां से आएगा, इज इट पॉसिबल?
कभी किसने पूछा है? लेकिन जब भी किसान का कर्जे को राइट ऑफ करने की या वेव करने की बात आती है तो ये सवाल उठ जाते हैं कि साहब ये पॉसिबल है कि नहीं है। आपको याद होगा जब पहले एक बार जब कर्जा माफी हुई थी तो हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस समय के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि ये नेशनल बैलेंस शीट को अपसेट करेगा और ये मॉरल हैजर्ड होगा। ये क्यों कहते हैं जब भी हमने किसानों का कर्जा माफ करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात राजनीति की करते हैं। झटके पर झटका खा रहे विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA यानी इंडिया के लिए बुधवार का दिन राहत लेकर आया। उत्तर प्रदेश में कई दिन की खींचतान के बाद आखिरकार इंडिया समूह में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। इसके तहत समाजवादी पार्टी राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है और खुद वो 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को देने पर सहमति बनी है और यह भी हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद सपा के कोटे की सीट से चुनाव लड़ें और यह भी हो सकता है कि सपा के चुनाव चिन्ह पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी यह क्लैरिटी आनी बाकी है। तो 62-17-1 यह फॉर्मूला है, लेकिन यह समझौता आसानी से नहीं हुआ है। इसके लिए खुद कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को और अखिलेश यादव के बीच सहमति बनाने के लिए उतरना पड़ा। प्रियंका गांधी का रोल इस पूरे समझौते में कहा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सीधे अखिलेश यादव से बात की और समझाया कि कांग्रेस क्यों 17 सीटों की डिमांड कर रही है। कैसे हुआ ये समझौता, क्योंकि यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में है और यूपी में अभी तक अखिलेश यादव इसमें शामिल नहीं हुए हैं। बहुत भद पिट रही थी, तो प्रियंका गांधी की दखलंदाजी के बाद, इंटरवेंशन के बाद लंबी तनातनी कैसे डाइल्यूट हो गई, क्या हुआ, अंदर की कहानी क्या है, देखिए हमारी इस खास स्टोरी। इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया, पुराना रिश्ता है हमारा। 7 साल के बिछुड़े एक बार फिर साथ साथ आ गए, मगर इससे पहले 7 दिन तक तनातनी चलती रही। फिर कभी हाँ कभी ना करते करते समाजवादी पार्टी 63, कांग्रेस 17 और आजाद समाज पार्टी 1 सीट पर गठबंधन बनाकर लड़ने को तैयार हो गए। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश कांग्रेस फिर से साथ हो लिए। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, माननीय खड़गे जी ने एक अच्छा देश के लिए उदाहरण पेश किया है जो जनता चाहती है। पिछले कुछ दिनों में राज्य दर राज्य जिस तरह कांग्रेस के साथ सहयोगी दलों ने दूरियां बनानी शुरू कर दी, उससे यूपी में भी मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हाथ मिलाने को तैयार हो गए? इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस को ये सीटें कम लगी और बातचीत जारी रही। फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सीटें 15 कर दी गईं। इसके बाद बात फिर अटक गई क्योंकि कांग्रेस को 2 सीटें और चाहिए थीं। इन 2 सीटों पर तनातनी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच 3 दिनों तक बातचीत बंद रही। अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि जब तक सीट शेयरिंग तय नहीं होती तब तक वो राहुल की यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। आखिरकार प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को फोन किया तो कांग्रेस को 17 सीटें देने के लिए तैयार हो गए। अगले जी माहौल चल रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा का, 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। हाँ, ना और हाँ करते करते आखिरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। कहा जा रहा है कि इसमें प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा हाथ है।
चलिए, एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस को एक बड़ा साथी तो मिला, लेकिन इस हाँ और ना के बीच में क्या हाथ मिले हैं तो दिल भी मिल पाए हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। प्रियंका गांधी की कोशिशों से पहली बार इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कोई बड़ा गठबंधन होने जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। प्रियंका की कोशिशों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन दिल मिला या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक सीट की कसक तो कांग्रेस के दिल में होगी ही। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि समाजवादी पार्टी मुरादाबाद सीट कांग्रेस को दे दे। इस सीट का पेच काफी पहले से फंसा हुआ था, लेकिन अखिलेश पिछली मर्तबा जीती हुई अपनी 5 सीटों में से एक मुरादाबाद को थाली में सजाकर कांग्रेस को कैसे पेश कर देते। पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन ने मुरादाबाद मंडल की सभी 6 की 6 सीटें जीत ली थीं। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इनमें से 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार चाहती थी। इन तीनों सीटों में से मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी और बिजनौर और अमरोहा में बीएसपी के सांसद हैं, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस की मांग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर प्रियंका गांधी के मनाने के बाद अमरोहा सीट पर मान गए, क्योंकि अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली अब पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। कांग्रेस को ये बात ठीक से पता है कि यूपी में उसका प्रभाव काफ़ी सिकुड़ चुका है। बावजूद उसके यूपी के मुरादाबाद मंडल में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बराबर की सीट मांग रही है, यानी मुरादाबाद मंडल में आने वाली 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही थी। दरअसल ये सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति भर नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी इसी बहाने पिछले चुनाव में बिगड़े हुए वोटों के समीकरण को ठीक करना चाहती है। दरअसल कांग्रेस की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिस पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के जमाने से अपना सर्वाधिकार सुरक्षित मानकर चलती रही है। और याद होगा आपको वो समय भूल गए। अखिलेश से बेहतर कौन समझ सकता है कि अगर मुस्लिम वोट खिसका तो उनका राजनीतिक वजन कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए उसने मुस्लिम बहुल मुरादाबाद मंडल में सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस को दी, बाकी 5 से 4 सीटों पर खुद लड़ेंगे और एक सुरक्षित सीट नगीना आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को मिल रही है। समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा 2024 में। लखनऊ से रणवीर के साथ दिल्ली से मनोरंजन भारती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बताओ कितने गरीबों को लाभ पहुंचा है। सपा ने जो 17 सीटें छोड़ी हैं, उनमें से 5 ऐसी हैं जो सपा आज तक नहीं जीती है, 3 ऐसी हैं जो सपा सिर्फ एक बार जीती है और 1 सीट ऐसी है जो सपा 1 से अधिक बार जीती है। इसी मुद्दे पर बात करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद प्रधान सीधे लखनऊ से। शरद जी, गठबंधन हो गया, बहुत दिनों से आग मिचौली का खेल चल रहा था। 2024 के चुनावों के संदर्भ में सपा और कांग्रेस की दोस्ती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, ये काफी दिन से अवेटेड था, बहुत देरी से हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए यही कह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन निहायत जरूरी था। अगर उन्हें बीजेपी से लड़ना है, उसकी बीजेपी की शक्ति से लड़ना है, तो बगैर गठबंधन के पॉसिबल नहीं था। समाजवादी पार्टी के पास बेस है, संगठन है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को अकेले चुनौती दे सके। लेकिन कांग्रेस के जुड़दान, हालांकि कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही बदतर है, लेकिन दोनों के जुड़ जाने से एक बहुत बड़े कुछ फैक्टर्स हैं जो मैटर करेंगे। और आज की डेट में क्योंकि ये गठबंधन हो गया है, तो बहुत सा विपक्ष का वोट डिवाइड होने से बच गया है। और अगला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा शरद जी, वो ये कि 63 पर सपा लड़ रही है, 17 पर कांग्रेस है। कांग्रेस बहुत ही छोटे पार्टनर के तौर पर है। कांग्रेस की स्थिति के लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पार्टी का रिवाइवल ऐसे ही हो पाएगा या कांग्रेस ने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है पिछले कुछ वर्षों में, और उसको रिवाइव करने का ज्यादा कोई प्रयास नहीं किया गया है, ऐसी सूरत में मुझे लगता है 17-18 सीटें पर्याप्त हैं कांग्रेस के लिए। क्योंकि पहली चीज, वक्त इतना नहीं है कि कांग्रेस 17-18 अच्छे कैंडिडेट ला करके खड़ी कर सके। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये फेयर है। हो सकता है 1-2 सीटें और बढ़ भी जाए, ऐसी बात सुनने में आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कांग्रेस की वो स्थिति, वो जमाना खत्म हो गया जब कांग्रेस के पास शक्ति थी उत्तर प्रदेश में। आज की डेट में वो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। बट लेकिन दोनों मिल करके एक
अलग से एक स्ट्रेंथ बन जाती है तमाम पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। हाँ, हमने देखा था साथ साथ लड़े थे तो वोट परसेंटेज पे ज़रूर उनका सकारात्मक असर था। सीटें भले नहीं मिल पाई थी 2017 की हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या होगा चुनावों में इस पर नजर रहेगी। बीजेपी राम मंदिर की हवा पर यूपी का चुनाव जीतना चाह रही है और अब यह गठबंधन हो गया है। क्या बीजेपी के अश्वमेध को रोक पाएंगे अखिलेश और राहुल मिलकर, देखने के लिए बात होगी।